दोस्तों, हमें हमारे मोबाइल फोन्स हमेशा चार्ज करने पड़ते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डीजल भी टाइम टू टाइम भरवाना पड़ता है। यहाँ तक कि जिस घड़ी में हम समय देखते हैं, वक्त आने पर उसके सेल्स भी हमें बदलने ही पड़ते हैं। इन सभी में और इन जैसे बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट्स में ये बदलाव या तो रोज, महीने में या साल में करने जरूरी होते हैं। लेकिन आज हम मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंटिफिक इनोवेशन के एक ऐसे रिमार्केबल मिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले 45 सालों से अनवरत बस चला ही जा रहा है और इसे लगभग 22.5 घंटों का समय लगता है हमसे इंफॉर्मेशन और कमांड एक्सचेंज करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वॉयेजर अंतरिक्ष मिशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वॉयेजर 2 और इसके जुड़वा वॉयेजर 1 ही एकमात्र ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जो हेलियोस्फीयर को भेद कर हमारे सौर मंडल के अंतिम सिरे तक पहुंचने में कामयाब हो पाए हैं। हेलियोस्फीयर सूर्य द्वारा उत्पन्न कणों और चुंबकीय क्षेत्रों से बना एक ऐसा सुरक्षा घेरा होता है जो हमारे सौर मंडल की बाहरी सीमा है और जहां से इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत होती है। ये स्पेस प्रोब वैज्ञानिकों को हेलियोस्फीयर के आकार और ये कैसे पृथ्वी को इंटरस्टेलर वातावरण में पाए जाने वाले उच्च ऊर्जावान कणों और खतरनाक रेडिएशन से बचाने में मदद करता है, जानने में सहायता कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. We have a liftoff. Roll program is in on time. Vehicle response is normal. TVC bus holding looks good. Tank pressure looks good. 1977 में फ्लोरिडा के केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किए गए वॉयेजर 1 और 2 अंतरिक्ष यानों की दूरी पृथ्वी से लगभग 20 अरब किलोमीटर से भी अधिक हो गई है। 38,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वॉयेजर 1 और लगभग 34,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये दूरी लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये तो बात हो गई वॉयेजर मिशन के उद्देश्य, रफ्तार, उसके द्वारा अब तक तय की गई दूरी और अब तक किए गए अनुसंधान कार्यों की। लेकिन क्या आप जानते हैं, लगभग 45 सालों से अंतरिक्ष में जबरदस्त गति से लगातार आगे बढ़ रहे मॉडर्न इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल इन अंतरिक्ष यानों को ऊर्जा आखिर मिलती कहां से है? फैक्ट क्रक्स के आज के इस पावर पैक्ड एपिसोड में हम जानेंगे क्या हैं वॉयेजर अंतरिक्ष यानों के पावर सोर्सेस, ये कैसे काम करते हैं, कितने सालों तक ये वॉयेजर अंतरिक्ष यानों को ऊर्जा दे पाएंगे और जब ये पावर सोर्स खत्म हो जाएंगे तब वॉयेजर 1 और 2 यानों का क्या होगा? इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए फैक्ट क्रक्स के इस बहुत ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव एपिसोड में। दोस्तों, वॉयेजर अंतरिक्ष यान हमें जो वैज्ञानिक डेटा भेज रहे हैं वह सूर्य से जितना दूर जाते हैं उतना ही अधिक मूल्यवान होता जाता है। इसलिए वैज्ञानिक निश्चित रूप से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों को लंबे समय तक चालू रखने में रुचि रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वॉयेजर अंतरिक्ष यान दरअसल जिन मुख्य वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके अंतरिक्ष का अध्ययन कर रहे हैं वो है अंतरिक्ष यान की मेन बॉडी, एक डिश एंटेना जो पृथ्वी के साथ इसके संपर्क को सुनिश्चित करता है, कैमरा और स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट, रॉड एंटेना जो प्लैनेटरी रेडियो एमिशंस और प्लाज्मा मैग्नेटोस्फीयर में होने वाले इंटरैक्शंस को मॉनिटर करता है, और एक इंस्ट्रूमेंट बूम जो कि बाकी अन्य उपकरणों को संभाले रखता है। इन सभी मुख्य उपकरणों के कार्यशील रहने में मदद करने के लिए वॉयेजर 2 ने एक स्मॉल बैकअप पावर रिजर्व का उपयोग करना अब शुरू कर दिया है, जिसे लॉन्च के वक्त एक ऑनबोर्ड सेफ्टी सिस्टम के जरूरी हिस्से के रूप में सुरक्षित रखा गया था। इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। वैज्ञानिकों के इस कदम से मिशन को 2026 तक एक और वैज्ञानिक उपकरण को बंद करने से बचने में मदद मिलेगी, बजाय इसके कि इसे इस वर्ष ही बंद करना पड़ जाए। दरअसल किसी साइंटिफिक उपकरण को बंद करना भर मिशन का अंत नहीं होता। 2026 में एक उपकरण को बंद करने के बाद भी प्रोब 4 वैज्ञानिक उपकरणों का संचालन जारी रखेगा, जब तक कि घटती पावर सप्लाई के कारण किसी और को बंद करने की आवश्यकता न हो।
यदि वॉयेजर 2 स्वस्थ रहता है तो इंजीनियरिंग टीम को उम्मीद है कि यह मिशन भविष्य में कई वर्षों तक इसी तरह जारी रह सकता है। चलिए जानते हैं वॉयेजर अंतरिक्ष यानों के एनर्जी सोर्सेस के बारे में। इन प्रोब्स में कोई साधारण बैटरी या फिर सोलर पैनल्स का उपयोग नहीं होता, क्योंकि इनके अपने तकनीकी लिमिटेशंस होते हैं और जिनके चलते ये सोर्सेज इन प्रोब्स को लंबे समय तक जरूरी ऊर्जा सप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए वॉयेजर 1 और 2 प्रोब्स अपने लिए रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स का उपयोग करते हैं, जो प्लूटोनियम के कंटिन्यूस रेडियोएक्टिव डीके से उत्पन्न गर्मी को बिजली में बदलते हैं। कंटिन्यूस रेडियोएक्टिव डीके का सीधा मतलब यह है कि जनरेटर हर साल थोड़ी कम बिजली उत्पन्न करता है। पर अब तक पावर की इस घटती सप्लाई ने मिशन के साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन ऊर्जा के इस निरंतर नुकसान की भरपाई करने के लिए इंजीनियरों ने उन हीटरों और अन्य प्रणालियों को बंद कर दिया है जो अंतरिक्ष यान को उड़ान में बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों, वॉयेजर 1 इस समय अपने जुड़वा वॉयेजर 2 से एक कम वैज्ञानिक उपकरण का संचालन कर रहा है, क्योंकि मिशन के शुरुआती चरण में ही इसका एक उपकरण विफल हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप वॉयेजर 1 पर किसी उपकरण को बंद करने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है। वॉयेजर मिशन के दौरान साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करने से बचने के लिए टीम ने एक सेफ्टी सिस्टम डिजाइन किया था, जो उपकरणों को तब सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था जब अंतरिक्ष यान के ऑपरेटिंग वोल्टेज में महत्वपूर्ण बदलाव हो, क्योंकि वोल्टेज में उतार चढ़ाव उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है। वॉयेजर में एक वोल्टेज रेगुलेटर इंस्टॉल किया गया था, जो ऐसी स्थिति में एक बैकअप सर्किट को एक्टिवेट करता है, जो छोटी मात्रा में रिजर्व पावर को रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर से एक्सेस कर सकता है। लेकिन निरंतर कम होती जा रही ऊर्जा के चलते अब इस पावर को सुरक्षित रखने के बजाय मिशन इसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को चालू रखने के लिए उपयोग करने पर विचार कर रहा है। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष यान के ऑपरेटिंग वोल्टेज को कड़ाई से नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। 45 वर्षों से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद भी दोनों प्रोब्स के इलेक्ट्रिकल सिस्टम अपेक्षाकृत स्थिर बने हुए हैं, इसलिए सेफ्टी सिस्टम की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम हो गई है। फिर भी दोस्तों, मिशन की इंजीनियरिंग टीम ने इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज पर नजर बनाए रखी है, और यदि वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा हुआ तो इससे जुड़े करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। यदि यह नई विधि वॉयेजर 2 के लिए सफल रहती है तो टीम इसे वॉयेजर 1 पर भी लागू कर सकती है। वैसे तो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हमेशा से सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक खतरा ही होता है, जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को या तो हमेशा के लिए खराब कर सकता है या फिर इनसे मिलने वाले डाटा की एक्यूरेसी में बदलाव ला सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह असेस किया है कि यह रिस्क कंपैरेटिवली छोटा है और ऑल्टरनेटिव बैकअप सिस्टम कंपैरेटिवली ज्यादा फायदा देगा, जिससे वैज्ञानिक उपकरणों को लंबे समय तक चालू रखा जा सकता है। वैसे तो वॉयेजर मिशन का मूल कार्यक्रम केवल 4 वर्षों का था, जिसमें दोनों प्रोब्स को शनि और बृहस्पति के पास भेजा गया था। लेकिन नासा ने मिशन को और आगे बढ़ाया ताकि वॉयेजर 2 नेपच्यून और यूरेनस का दौरा भी कर सके, और यह अभी भी एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है जो इन गैसीय बर्फीले ग्रहों से मिला है। 1990 में नासा ने मिशन को फिर से आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार प्रोब्स को हेलियोस्फीयर के बाहर भेजने के लक्ष्य के साथ। वॉयेजर 1 ने 2012 में सीमा को पार किया, जबकि वॉयेजर 2, जो अपने जुड़वा से थोड़ी धीमी गति से और अलग दिशा में यात्रा कर रहा था, ने 2018 में इसे पार किया। उम्मीद है ये यान आगे भी कई और वर्षों तक इसी तरह गहन अंतरिक्ष में अपनी साइंटिफिक उड़ान जारी रखेंगे और हम मनुष्यों को अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का नियम भी अटल है, जो आता है उसे एक दिन जाना ही होता है। निरंतर कम होती अपनी ऊर्जा के चलते एक दिन ऐसा भी आएगा जब मानव सभ्यता के ये दोनों दूत इस अनंत अंतरिक्ष में सदा के लिए कहीं खो जाएंगे। लेकिन क्या पता, इनके छोड़े पद चिन्हों को खोजते हुए कभी कोई इंटरस्टेलर सभ्यता हमसे आ मिले। अनंत अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और विज्ञान से जुड़ी रोचक जानकारियों के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।
और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए फैक्ट क्रक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट जरूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।